बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म जिनका नाम है रादोस्लाव सिकोर्स्की तशरीफ़ लाए 2 रोज़ा दौरे के ऊपर पाकिस्तान और उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया गया और मुख्तलिफ़ इशूज़ पे उनकी मुलाकात हुई हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से। जो मुख्तलिफ़ शोबों में जो बातें हुई हैं उसमें तजारत है, मईशत है, मादनियात है, तवानाई है, अफ़गानिस्तान और भारत के अंदर की दहशत गर्दी का मामला है, गज़ा का मामला है और कश्मीर पे उन्होंने पाकिस्तान की आवाज़ के साथ हम आहंगी का ऐलान किया है। लेकिन पोलैंड की अगर आप अहमियत को जानना चाहते हैं तो फिर पोलैंड की आप जीडीपी देखिए। पोलैंड की जीडीपी इस वक्त 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जबकि आपकी 467 मिलियन डॉलर्स की है। पोलैंड इस वक्त इकॉनमी के रैंकिंग में 20वें नंबर पे है, जबकि पाकिस्तान 37वें नंबर पे है। ग्रोथ अगर इकॉनमी के देखें तो पोलैंड की 3.5% यानी 3.5% है, पाकिस्तान की 2.6% है। पोलैंड की इकॉनमी बेहतर क्यों परफॉर्म कर रही है? बुनियादी तौर पे रिकवरी फ्रॉम द पब्लिक स्पेंडिंग उसका मेजर वेरिएबल है, जिसकी वजह से उसकी इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एनर्जी में, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर और डिफेंस के अंदर। इसके अलावा दूसरा अहम फैक्टर ईजिंग इन्फ्लेशन है और ये पॉजिटिव फैक्टर है किसी भी इकॉनमी के अंदर। तीसरा, सपोर्ट मिल रही है उनको सर्विसेज सेक्टर से, इंडस्ट्री से मिल रही है, ट्रांसपोर्ट से मिल रही है, ट्रेड से मिल रही है और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ से मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम है पोलैंड के अंदर, 3.2% इस वक्त है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसलिए अहम है पोलैंड कि पाकिस्तान के साथ जो तजारत है वो 1.2 बिलियन डॉलर्स की है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की यही तजारत अगर आप तुर्किया के साथ देखें तो 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की है। इसका मतलब ये बिलियन डॉलर्स की, इसका मतलब ये कि तुर्किया के साथ तकरीबन हम आहंग हैं इस मामले में। पाकिस्तान जो की प्रोडक्ट्स पोलैंड को बेचता है उसमें गारमेंट्स हैं और पोलैंड से जो की प्रोडक्ट हम मंगवाते हैं तकरीबन 200 से 300 मिलियन डॉलर्स की, वो स्क्रैप आयरन है और यूज्ड क्लॉथ्स हैं, यानी इस्तेमाल शुदा कपड़े जो कि यहाँ पे बिकते हैं। इसके साथ साथ तारीख़ी हिसाब से देखें तो पोलैंड 1500 में यूरोप की सबसे बड़ा और ताकतवर मुल्क यहाँ पे था और इसके साथ साथ पोलैंड ने वक्त के साथ साथ दिफा के अंदर, तालीम के अंदर, तिजारत के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई और पाकिस्तान के साथ इन शोबों के अंदर ताल्लुकात नज़र आते हैं। इस वक्त इसकी अहमियत यह है कि पोलैंड इस वक्त नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक में एक बहुत ही अहम मुल्क है और यूक्रेन का मेजर सपोर्टर है और इसका बॉर्डर एक तरफ वेस्टर्न जर्मनी के, ईस्टर्न जर्मनी के साथ मिलते हैं और दूसरी तरफ वेस्टर्न रशिया के साथ मिलते हैं और इसी वजह से पोलैंड को बफर जोन भी कहा जाता है रशिया और वेस्टर्न यूरोप के दरमियान में। लिहाजा इस हिसाब से बहुत अहम मुल्क है और सबसे अहम बात जो कि हैरानगी की बात है, जिसका इज़हार ख़ुद हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने किया कि पोलैंड वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान की एयरफोर्स को खड़ा किया था। आज वो पाकिस्तान की एयरफोर्स जिसका नाम दुनिया के अंदर माना जाता है, जिसने अपनी कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया के अंदर मनवाई है, उसका आगाज़ पोलैंड की मदद से हुआ था। इससे पहले कि इस मौजू पे हम तफसीलन बात करें, मैं चाहता हूं कि एक मुख्तसर सी रिपोर्ट देखें पोलैंड और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे। पाकिस्तान और पोलैंड के दो तरफा ताल्लुकात 1962 में कायम हुए और तब से दोनों मुमालिक मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देते आ रहे हैं। इब्तदाई तौर पर ताल्लुकात का महवर तिजारती और सिफारती रवाबित पर था, मगर वक्त के साथ इनमें तालीम, दिफा और सकाफत जैसे नए पहलू भी शामिल हो गए। पोलैंड ने पाकिस्तान के सनती और इंजीनियरिंग शोबे में ताउन बढ़ाया, खास तौर पर तवानाई के मनसूबों और कानकनी के शोबे में। दिफाई सतह पर भी दोनों मुमालिक के दरमियान तरबियत और टेक्नोलॉजी के तबादले के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त देखी गई है। तालीमी मैदान में पोलैंड की यूनिवर्सिटीज पाकिस्तानी तलबा के लिए आला तालीम के मौके फराहम कर रही हैं, जबकि सकाफती सतह पर मुख्तलिफ नुमाइशों और प्रोग्राम्स के जरिए अवामी सतह पर रवाबित मजबूत हो रही हैं। तिजारती लिहाज से दोनों मुमालिक के दरमियान सालाना तिजारत तकरीबन 800 मिलियन डॉलर तक पहुँच चुकी है, जिसमें टेक्सटाइल, केमिकल और ज़रूरी मसनूआत अहम किरदार अदा करती हैं। हालिया बरसों में दोनों मुमालिक ने यूरोपीय यूनियन और जनूबी एशिया के तनासुर में मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। मुस्तकबिल करीब में ये ताल्लुकात मजीद मजबूत होने की तवक्को है। इसी तनासुर में पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच चुके हैं।
नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाई। इस रिपोर्ट के अंदर हमने मुख्तसर अंदाज में पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात के आगाज़ के बारे में बताया। इस पर बहस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यूरोप से डॉक्टर शाज़िया चीमा। अक्सर आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पर आप उन्हें देखते हैं। डॉक्टर शाज़िया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे शाहिद मैतला साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और मेरे कोर्स डॉक्टर कमर चीमा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर शाज़िया से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर शाज़िया, पोलैंड की अहमियत यूरोप के अंदर बताइएगा, और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान किस हद तक ये अहमियत का हामिल है? ये दो मुख्तलिफ सवाल हैं, तो दोनों को अलग अलग डील कर लेते हैं। ईस्टर्न यूरोप जो है वो पोलैंड की उसमें बहुत अहमियत है, क्योंकि वो एक पूरा ग्रुप है, ब्लॉक है। और अगर आप यूरोप में को समझते हो तो फिर आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी एक डिवीजन भी नज़र आती है आपको, फ्रांस, जर्मनी और इटली की, और फिर स्कैंडिनेविया को एक अलग ब्लॉक में कहा जाता है। और ईस्टर्न यूरोप का जो स्ट्रॉन्ग जो है, सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है उसको, वो पोलैंड है। तो उस हवाले से उसकी इम्पोर्टेंस है। और जहाँ तक ये आपने ये जो डॉक्टर चीमा आपने जो बात की है कि दोनों के दरमियान में एक ग्रुपिंग है, यानी ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप, इस पर तफसीलन बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रुपिंग क्यों है, क्या मुख्तलिफ तजादात पाए जाते हैं यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी के अंदर, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले डॉक्टर शाज़िया बता रही थी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप के दरमियान में दो ग्रुपिंग है यूरोपियन यूनियन में। आइए समझते हैं कि ये ग्रुपिंग किस किस्म की है। जी डॉक्टर शाज़िया, अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा। जी, ये ग्रुपिंग बुनियादी तौर पे इकोनॉमी की बेस पे है, और प्लस जो है यूरोपियन कंट्रीज जो भी हैं उनकी अपनी बहुत डीप रूटेड उनकी अपनी एथनिसिटी और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, तो वो भी इसके अंदर जो है वो पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इकोनॉमी में जो मगरबी यूरोप है वो स्ट्रॉन्ग है, और फिर यूरोपियन यूनियन जो है उसको, उसमें सब ने अपना अपना हिस्सा डालना होता है अपनी हैसियत के मुताबिक, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। तो जो जर्मनी, फ्रांस और इटली है उनका सबसे बड़ा शेयर होता है। फिर उसके बाद डेनमार्क का, स्वीडन का जो है वो शेयर होता है। वो स्ट्रॉन्ग जो है कंट्रीज हैं। ईस्टर्न यूरोप को समझा जाता है, और ख़ास तौर पे ईस्टर्न यूरोप के साथ अगर आप जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, ये इनको लायबिलिटी कंसीडर किया जाता है। और जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है तो ये होता है कि ये सिर्फ आप एक्सपेंशन करने के लिए, अपना बॉर्डर बढ़ाने के लिए, या तो इन कंट्रीज को जो साबिक यूएसएसआर के कंट्रीज हैं उनको आप यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लेते हैं, या फिर उनको आप नेटो में शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो वरना इनको शामिल करने की कोई वजह नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी आपको वहाँ पे डिबेट नजर आती है। और उसमें जिनको लायबिलिटीज समझा जाता है, जिस ब्लॉक में जिसको फंडिंग देनी पड़ती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का एक अपना एक सेट, एक उनका क्राइटेरिया है कि यूरोप में रहने वाला मुल्क जो है उसकी जो सोशल वेलफेयर है कैसी होगी, हेल्थ सिस्टम कैसा होगा, रोड और ट्रांसपोर्ट कैसी होगी, वगैरह वगैरह। तो वो उन्होंने उसको इक्वलाइज करना होता है क्रॉस यूरोपियन यूनियन। तो उसमें फिर जो मुल्क खुद ये नहीं कर सकते हैं उनको फंडिंग फराहम करनी होती है। तो लेकिन इस पोलैंड का मामला ज़रा डॉक्टर साहिबा मुख्तलिफ नहीं है। पोलैंड 3.5% उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, और $1.2 ट्रिलियन की जीडीपी, बड़ी जीडीपी है ये यूरोप में। उस हिसाब से देखें, इनका खर्चे भी फिर उस हिसाब से है ना, इनकी जेल के स्टैंडर्ड से लेकर इनका जो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, तो उस हिसाब से एक्सपेंडिचर लगते भी बहुत हैं। यूरोप पूरे में एजुकेशन फ्री है, फ्रॉम नर्सरी टू हायर एजुकेशन। और वेलफेयर स्टेट्स हैं ये सारी। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको मंथली जो है वो मिलती है, आप बूढ़े हैं तो आपको रेजिडेंस मिलता है, आपको महीने के पैसे मिलते हैं, माजूर हैं तो आपको सोशल वेलफेयर मिलती है, अगर आप सेपरेटेड और डाइवोर्स्ड हैं तो आपको असिस्टेंस मिलती है। तो यूरोप ने जो अपना एक बनाया हुआ है, जिसको अब ये सोच रहे हैं कि कैसे संभालेंगे। लेकिन तो उस पर टैक्सेस भी तो डॉक्टर साहिबा बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं ना, जो लोग जॉब्स करते हैं, टैक्सेस भी कमर तोड़ टैक्सेस हैं वहाँ पे। जी, स्कैंडिनेविया में 40% टैक्सेस हैं। डेनमार्क में जब मैं थी तो वहाँ पे 40% आपके टैक्स जो है वो चला जाता था, 60% आपके पास, और बाकी हर मुल्क की अपनी एक रेशो है। लेकिन बहरहाल हम बात ये कर रहे हैं कि पोलैंड जो है उसको जर्मनी और फ्रांस के लेवल पे यूरोप में नहीं देखा जाता। अच्छा, सादा सा इसका जवाब ये है, इसको ईस्टर्न यूरोप ही समझा जाता है। फिर इनकी अपनी जो ईस्टर्न यूरोप की जो है टुवर्ड रशिया जो एक हेट्रेड है, एक राइवलरी है,
फिर वो सारी पॉलिटिक्स है। लेकिन अगर हम उसकी तरफ जाएंगे तो फिर वो पाकिस्तान के तनाजुर में हम बात जो है, बात तो इंटरेस्टिंग है लेकिन हम थोड़े से डिविएट हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के हवाले से जो इन ममालिक का पाकिस्तान की तरफ आना और ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट के लिए और यहाँ पे आकर ये देखना कि उनके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, एक तो हमें ये बहुत ओपन हार्टेडली ये एडमिट करना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा डिविडेंड है। एक हमारी जो मिलिट्री और सिविल इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर जो हार्मनी है, फिर SIFC का डिविडेंड अब हम देख रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है। और पोलैंड फिर हमारे पास इस वक्त जो है वो क्यों मौजूद है, उसकी वजह ये है कि डेफिनेटली जो आपने इंट्रो में बताया कि वो हैवी मशीनरी, एग्रीकल्चर और माइनिंग जो है और एक्सकेवेशन के लिए उसमें कुछ जो है वो शराकत दारी करना चाहते हैं। और उसके अलावा जो दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो रेयर अर्थ का है, क्योंकि हमें पता है कि पोलैंड जो है वो लाइट वेपन बनाता है और लाइट वेपन जो है उसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इनको फिर वहाँ पे कोबाल्ट है, क्रोमिनियम है, वेंडियम है, जिंक है, ये चाहिए होता है। तो ये भी हो सकता है। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, और ये मेरा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा, कि इससे पहले हमने देखा कि बेलारूस जो है वो हमारे पास सिमिलर प्रपोजल के साथ जो है हमने उनको वेलकम किया। तो ये हम राइवलरी की जो बात कर रहे हैं तो ये भी वहां पे इनकी अपनी मार्केट की राइवलरी भी बहुत ज्यादा है, कि वो भी वेपन बनाते हैं, वो भी हैवी मशीनरी जो है उसको बनाने में भी इंटरेस्टेड हैं और एक्सकवेशन में भी इंटरेस्टेड हैं। तो हम बस खुदा का शुक्र है कि हम बहुत बेहतर तरीके से नेविगेट भी कर रहे हैं और जो आ रहा है उसके साथ हम बात भी कर रहे हैं। और ये भी बड़े फख्र की बात है कि देखिए कहाँ से यूरोपियन कंट्रीज, चाइना ने जो अपना 1% अपने रेयर अर्थ के ऊपर टैक्स लगाया है, उससे अब हर मुल्क जो है, चाहे अब ये यूरोपियन यूनियन के तौर पे तो हमारे पास नहीं आए हैं, ये तो बायलैटरल है, ये तो पोलैंड की तरफ से आए हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज भी अपना फ्यूचर और खास तौर पे उनकी वो इंडस्ट्रीज जो कि उनकी बैकबोन है उसको बचाने के लिए अब पूरी दुनिया में जहां से उनको असिस्टेंस चाहिए वो उसके लिए वो उसे ढूंढ रहे हैं। तो हमें इस पूरी सूरत हाल को बहुत अच्छे तरीके से, बड़े सलीके से इसको संभालना होगा। बहुत अच्छा आपने बड़ा अच्छा आपने बड़ी वजाहत दी, बल्कि ये भी बड़े मुख्तसर टाइम में आपने समझा दिया कि यूरोप के अंदर क्या इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है और पाकिस्तान के हवाले से जो ये दौरा है उसकी अहमियत क्या बनती है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपने डॉक्टर शाजिया चीमा को सुना, आपके क्या तासुरात हैं इस दौरे को, आप कैसे ग्रेड करते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, मैं इसमें थोड़ा डिफरेंट एंगल है मेरे पास। और ये डॉक्टर साहब, ये जो दौरा हो रहा है इसको बेसिकली आपको देखना चाहिए पाकिस्तान बेलारूस रिलेशंस के एंगल में। अच्छा, आपको याद होगा कि रिसेंटली बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान आए थे, अलेक्जेंडर लुकाशेंको साहब। जी 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 जी। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के वजीर आजम साहब भी वहां पे गए थे, अगर आपको याद हो। यस। और उसके बाद बेलारूस यानी कि मिन्स्क के कैपिटल में जहां शहबाज शरीफ भी गए थे और नवाज शरीफ भी गए थे और मरियम नवाज भी गए थे, जी। वहां पे डॉक्टर साहब ये फैसला हुआ था कि 1.5 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स जो हैं वो बेलारूस जाएंगे। यस। ये बेसिकली उस रेफरेंस में ये दौरा मेरी असेसमेंट में हो रहा है। अच्छा। बेसिकली जो पोलैंड है, अगर आप पोलैंड एंड बेलारूस का बॉर्डर देखें तो बेसिकली पोलैंड इस चीज से बड़ा परेशान है कि अगर ये 1.5 लाख बंदा पाकिस्तान से आता है तो ये सारा यूरोपियन यूनियन में बंदा जा सकता है। एंड बेलारूस नॉट अ प्लेस जहां पे ये लोग रहेंगे। तो बेलारूस और पाकिस्तान की ये जो डील है, ये मेरी असेसमेंट है, ये मेरे पास इस पर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, तो मैं उस रेफरेंस से ये बात कर रहा हूं। वी अंडरस्टैंड आपके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है जो रिकॉर्ड पे नहीं होती। जी जी जी। तो ये एक बेसिकली जो 1.5 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स बेलारूस जाएंगे, ये डील हुई थी पाकिस्तान की और बेलारूस की। और जब बेलारूस के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए तो हमने उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया और वो नवाज शरीफ साहब से भी मिले। और आपको पता है वो नवाज शरीफ साहब से मिलने मरी गए थे जी। और आपको पता है कि पोलैंड के वजीर खारजा को भी हम मरी लेके गए हैं। तो जरा इसको प्रॉपरली, ये बाकी जो सारी बातें हो रही हैं ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है।
देखिए पोलैंड का और हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है डॉक्टर साहब, वो तकरीबन $1 बिलियन के करीब जी है। 1.2। हैविली, जी 1.2 हाँ चलिए, बिलियन। जी $1.2 बिलियन के जी करीब है और हैविली इन फेवर ऑफ पाकिस्तान है। एग्जैक्टली ठीक है $1 बिलियन हम बेचते हैं जी। जी। सो इसमें डॉक्टर साहब ये है कि आपको ऑलरेडी जीएसपी प्लस स्टेटस मिला हुआ है। हम्म तो बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो जो ISSI में जो पोलिश एम्बेसडर का टॉक हुई है, दैट वाज हैवीली अटेंडेड बाय द EU एम्बेसडर्स। अच्छा। ठीक है जी। और हम्म इसमें जो लार्जर डिस्कशन हुई है, हम्म मुझे नहीं पता ISSI में वहां पे क्या बात हुई है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बेसिकली पोलिश गवर्नमेंट परेशान है और वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इस पे बड़े पैमाने पे डिस्कशन करें, डायलॉग करें हम्म कि ये आप क्या करने लगे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि दिस माइट बी अ बिगर प्लान ऑफ रशिया एंड बेलारूस टू डिस्टेबलाइज यूरोप। अच्छा। जी, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आप अगर फॉर एग्जांपल बड़ी तादाद में लोगों को दरवाजे खोल दें फॉर एग्जांपल यूरोप की तरफ, और वो बेलारूस जाएं, बेलारूस से वो आगे चले जाएं, तो हम्म ये लॉन्ग टर्म यूरोप के अंदर मसले मसाइल पैदा करने की, क्योंकि इलीगल माइग्रेशन तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम्म ये लार्जली उस एंगल को डिस्कस कर रहे हैं। और आपको डॉक्टर साहब एक बात ये भी बताऊं कि इंडियन जो गवर्नमेंट है हम्म उसके, क्योंकि ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक के साथ और इधर अच्छे ताल्लुकात हैं, तो बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो जब यूरोप जाते हैं तो उनको डॉक्टर साहब ये सर्बिया वगैरह, मेरा मेरा ख्याल है उनको वीज़ा मिल जाता है। ठीक है। अच्छा। तो वो वहीं से उतरते हैं, वहीं से वो जनाब आगे से उनकी होती हैं, सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोग होते हैं, हम्म और वो सारे क्रोशिया या हंगरी या जिधर भी उन्होंने निकलना होता है निकल हम्म जाते हैं। सो ये समझते हैं कि ये जो हमारे बॉर्डर के ऊपर ये कुछ ऐसी चीज तो नहीं होगी। सो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान से बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस, डिस्कशंस, डायलॉग डॉक्टर बैक चीमा, चैनल। डॉक्टर कमर सवाल ये पैदा होता है इसमें, डॉक्टर शाजिया को भी ऑन बोर्ड ले लेते हैं बिकॉज आपने क्वाइट डिफरेंट एक एंगल दिया है इसका। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर इस इशू को डिस्कस किया जा रहा है और आपने जिस तरह फरमाया ISSI के अंदर EU के तकरीबन तमाम सफरा ने इसको अटेंड किया, उनकी टॉक को, पोलैंड के वाइस प्राइम मिनिस्टर की। तो उस सूरत में क्या पाकिस्तान को कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया है? हम अपने वर्कर्स तो भेजेंगे, हम हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वही तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस के ज़रिए हम अपनी इकॉनमी को चला रहे हैं। अदरवाइज़ तो आपकी जो एक्सपोर्ट है वो इतनी नहीं है, गालिबन वो 30 से 32 बिलियन डॉलर्स की है, रेमिटेंसेस तो तकरीबन 36 बिलियन डॉलर्स पे जा रहे हैं। डॉक्टर शाजिया कैसे देखती हैं डॉक्टर चीमा ने जो इशू उठाया है? जी, डॉक्टर चीमा जो बात कर रहे हैं ये मैंने अपना पॉइंट शुरू ही यहाँ से किया था कि इसमें बेलारूस और पोलैंड की इक्वेशन है, हम्म लेकिन वो उसको एक एंगल जो है वो उसे डिफरेंट देख रहे हैं और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हम अच्छा। अपने नाजरीन के लिए बहरहाल दोनों जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी जी। ये जो बेलारूस और पोलैंड का इक्वेशन की बात है वो तो डेफिनेटली मेरे ज़राए के हिसाब से भी मौजूद है, लेकिन उसका एंगल ये है हम्म, जिसमें डिफेंस प्रोडक्शन का जो एलिमेंट आ जाता है। और अभी चूंकि उस पर बहुत खुल के बात हुई नहीं, तो जैसे कि आप दोनों साहिबान जो हैं बहुत बेहतर मेरे उस्तादों की तरह हैं, तो हम नहीं थोड़ा सा नहीं, मुहतात हम होकर बात आपको करते हैं। उस्ताद जब तक मानते हमारे हैं। पास कोई बात होगी तो फिर हम खुल के भी डॉक्टर बात शाजिया, करेंगे। हम आपको उस्ताद मानते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, उससे हम लर्न कर रहे होते हैं जी। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये इसमें हमने बेलारूस के साथ भी जो हमारे दो तरफा मुआहदे हुए थे वो डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से भी हुए थे, और इसमें रेयर अर्थ का एलिमेंट तो बहरहाल मौजूद है, वो तो सरफेस पे है, वो तो डिस्कशन हो रही है कि वेंडियम और जिंक जो है वो उनको बहरहाल चाहिए। हम्म तो जहाँ तक उनकी जो लाइट वेपन है वो हमारा उसके साथ क्या लिंक बनता है, और वो बेलारूस के पास भी सिमिलर वही इंडस्ट्री है, वही इंडस्ट्री एक्सकवेशन की भी है, वही इंडस्ट्री हैवी मशीनरी की भी है। हम्म एक्सकवेशन हमें कहाँ पे चाहिए होगी? डेफिनेटली अगर यहाँ पे कोई प्लांट वगैरह लग रहे हैं रेयर अर्थ के लिए, तो उसमें फिर डेफिनेटली दोनों मुल्कों के दरमियान ये टसल जो है वो ज़रूर हो सकती है, और हो सकता है कि ना भी हो। जैसे रेयर अर्थ जो है वो तो चाइना भी जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, और वही बात हमने US से भी की है। तो मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई बहुत ऐसी बात सामने आएगी जिसके अंदर कोई दो मुल्कों के भिड़ जाने की बात होगी। और जहाँ तक हमारे वर्कर्स का ताल्लुक है, ये जो
बेलारूस और पोलैंड का बॉर्डर है हैवीली गार्डेड है वहाँ पे। तो आपको याद होगा जब यहाँ से एक दफ़ा लोगों ने गए थे तो वहाँ पे उसको किस तरीके से बंद किया था और उनको ह्यूमन वेपन का नाम दिया था, और एक बंदा भी इन्होंने बेलारूस से आगे यूरोप में नहीं आने दिया था। बहुत बड़ा इशू बना था। कोई एक पूरा प्लेन जो है मेरा ख्याल है इराक से गया था या सीरिया से गया था, तो इन्होंने कहा कि रशिया जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं और ह्यूमन वेपन जो है वो यूरोप के अंदर जो वो डालना चाह रहे हैं। तो वो जो वर्कर है वो एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल है, हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर ये है कि डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं कि इसमें रशिया का इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करने की बात है, क्योंकि रशिया और बेलारूसिया जो है ये दोनों आपस में एक ही हैं। तो उनकी तरफ से अगर हम उनके साथ किसी किस्म का कोई ऐसा मुआहदा करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, तो उससे फिर उनका जो नेबरिंग कंट्री है पोलैंड, वो जरूर ये चाहेगा कि वही वही चीज अगर उसके पास दस्तयाब है। ठीक या है, उसको वो यहाँ पे हमसे डॉक्टर दरकार है शाजिया मुझे तो ब्रेक का कहा जा रहा है। ये जो आखिरी आपने बात की है कि बुनियादी तौर पे रशिया और बेलारूस का जो अलाइंस है उसको कंप्रोमाइज़ करने की एक एफ़र्ट है, इस पे डॉक्टर चीमा से भी हम बात करेंगे और हमें फिर ज्वाइन किया है शायद मिथिला साहब ने, इसने उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो डॉक्टर शाजिया ने उठाया वो ये कि इस वक्त बेलारूस और रशिया का जो अलाइंस है उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए इस वक्त पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान हो रहा है। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है शाहिद मिथिला साहब ने, सीजनड जर्नलिस्ट हैं। शाहिद साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, गुफ्तगू ये हो रही है कि पोलैंड के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने दौरा पाकिस्तान किया है। चीमा साहब का मौक़िफ़ यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि बुनियादी तौर पे पोलैंड परेशान ये है कि जो 1.5 लाख पाकिस्तानी जाएंगे बेलारूस, आखिरकार वो यूरोप में चले जाएंगे और ये एक किस्म का जो है यूरोप के लिए प्रॉब्लम होगा। जबकि डॉक्टर शाजिया का कहना यह है कि बेलारूस और पोलैंड दोनों लाइट वेपन्स भी बनाते हैं, उनके पास हैवी इंडस्ट्री भी है, एक्सकेवेशन की मशीनरी भी है और पाकिस्तान को चाहिए भी है, और पाकिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल हैं उनमें उनके मफादात हैं। तो दोनों व्यू पॉइंट ज़रा डिफरेंट एंगल हैं, लेकिन दोनों हमें समझ में आ रहे हैं कि ये दोनों इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आप कैसे देखते हैं इस दौरे को शायद मिथिला साहब? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, जो पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल है पिछले कुछ अरसे में बहुत बेहतर हुआ है, और इंडियंस पे भी इस पे बहुत बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेके पूरी दुनिया में जितने भी इंटरनेशनलिस्ट हैं वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। हैविंग सेड सो, हमारे बेलारूस के साथ डिफेंस रिलेटेड भी बहुत डीप ताल्लुकात हैं हमारे। उनके साथ काफ़ी अच्छे टर्म्स पे हमारी ट्रेड भी होती है, और बहुत सारी चीज़ें हमें जो दुनिया भर से यूरोप से नहीं मिलती वो हम बेलारूस से एक्वायर कर रहे होते हैं थ्रू थर्ड चैनल या थ्रू जो वेपन सेल करने वाली मुख्तलिफ कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, या अदरवाइज भी हम और भी इस तरह का कॉपरेशन चाह रहे होते हैं। जो डॉक्टर चीमा साहब ने बात की है और डॉक्टर शाजिया साहिबा ने भी बात की है, डेफिनेटली यूरोप का इस हवाले से बड़ा कंसर्न जरूर है। पिछले कुछ अरसे में उन्होंने पाकिस्तान का जो नंबर ऑफ वीज़ाज थे, नंबर ऑफ विजिट्स थे, इवन अच्छे लेवल पे भी उसमें भी खासी कमी आई है। एवरेज देखी जाए तो वो पिछले महीनों की निस्बत और पिछले सालों की निस्बत बहुत डिक्रीज हुआ है। वो उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा दर्द सर है। हाल ही में अभी पुर्तगाल ने भी जो रेजिडेंसी वाला सिलसिला था वो ख़त्म किया है। इसी तरह से स्पेन भी उसको कट टू साइज करना चाह रहा है। बाकी जो पोलैंड के हवाले से जो उनके फॉरेन मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं सर, उसमें देखिए हमारे पास अब पिछले जब से यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही है, हम यूरोप के और ज्यादा करीब हुए हैं, और फिर जो एक प्रेशर है, दबाव है इंडिया पे कि वो रशियन ऑयल जिसका फिगर कोई $58 बिलियन का बनता है, आप देखिए कि 1/3 टोटल ऑयल एक्सपोर्ट रशिया की वो इंडिया को हो रही है, विच इज ह्यूज नंबर। और ये दर्द सर भी है। इसके हवाले से ट्रम्प बहुत दफा कह चुका है कि अगर यूक्रेन और रशिया की जंग नहीं रुक रही है तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिया का रशियन ऑयल को परचेज करना है। तो रशिया और पोलैंड बिल्कुल अपोजिट समत पे खड़े हुए हैं, यूरोप और रशिया डेफिनेटली अपोजिट समत पे खड़े हुए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं। यूक्रेन की सपोर्ट है
और बहुत वेहेमेंटली सपोर्ट की जा रही है यूरोप की तरफ से यूक्रेन की। तो हमने $400 मिलियन के उनको कोई वेपन भी भेजे थे, बारूद, एक गोला होता है जो पाकिस्तान में और एक आध जगह पे और बनता है, तो वो भी हमने 2023 में और 24 में लेकिन उसे भेजा हुआ ऑफिशियली है। ऑफिशियली हमने मैतला साहब तस्लीम तो नहीं किया। डॉक्टर चीमा साहब, हमारे साथ दोनों गिरां कदर मेहमान हैं, गिरामी हैं, आप इनसे अगर सवाल करना चाहें। जी, मैं डॉक्टर शाजिया से सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो एंगल है कि बेलारूस जो है वो एक रशिया और बेलारूस के जो ताल्लुकात हैं, और हमारा जो अक्सर हम बेलारूस से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं उसमें सैंक्शंस भी लग जाती हैं कई दफ़ा। ये कैसे देखती हैं पाकिस्तान, क्या नॉर्मली बेलारूस के साथ काम कर पाएगा? क्योंकि यूरोप तो हमें जीएसपी प्लस स्टेटस देता है और उसकी वजह से हमारी ये जो बेलारूस, ये पोलैंड को भी जो एक्सपोर्ट जाती है उस वजह से जाती है। तो ये कितना मुश्किल आपको नज़र आता है कि ये चीज़ें बैलेंस करना, और व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा वो जो पहले बात हो रही थी उसको ब्रिज कर दूं कि हमने ऑफिशियली माना है जो हमने वेपन सप्लाई किए हैं या नहीं। उस पे बाकायदा एक रिपोर्ट है और हमने वो यूएस जो कंपनी है उसके कहने पर बनाए थे और उन्हीं को हमने सप्लाई किए थे। इस पे बहुत प्रोपोगेंडा भी इंडिया में होता है, तो हमारी इसमें किसी तरफ भी कोई टेक नहीं है। दोनों पार्टीज जो आपस में लड़ रही हैं, हमारा जो बायर था वो थर्ड पर्सन था और इस पे बाकायदा एक रिपोर्ट जो है वो डिस्पैच न्यूज डेस्क जो है एक न्यूज एजेंसी है उस पे शाये हो चुकी हुई है। और हमने डायरेक्ट किसी भी जो पार्टी है उसके लिए नहीं बनाया था, वो इमरजेंसी में चाहिए था। हमारी आर्टिलरी का गेज वो नहीं होता तो उसके लिए हमने अपना यहाँ पे प्लांट लगवाया और उसके हमें पैसे मिले और खरीदार हमारा कोई और था, इसलिए इसको रशिया को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रिसेंटली जो है हमने रशिया के साथ द्रुजबा 8 जो है वो एक्सरसाइजेज भी की हैं। तो ये इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें एकदम से ये कह देना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर डॉक्टर साहब के सवाल की तरफ आते हैं, बेलारूस से हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं चाहिए होती हैं जो कि हमें शायद और कहीं से नहीं मिल सकती, और बेलारूस हमें बहरहाल वो फराहम करता है। और हम ऐसे रिश्तों का बहुत एहतराम करते हैं जो हमारे लिए हमारे एग्जिस्टेंशियल जो चीज़ें हैं उनके लिए हमें मदद और हमें सपोर्ट फराहम करते हैं। जी, मेतला साहब बहुत शुक्रिया। देखिए मेतला साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो बेलारूस के सदर को भी मरी लेके जाना, पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा को भी मरी लेके जाना, ये क्या हम बैलेंस करना चाह रहे हैं? क्योंकि दोनों मुल्कों के बॉर्डर भी बंद हैं इस वक़्त, और पोलैंड क्या जो है वो हमें बेलारूस के एंगल से देख रहा है, और पोलैंड जो है वो लार्जर क्या बहस शुरू करवा सकता है यूरोप के अंदर कि जी पाकिस्तान जो है वो रशिया और बेलारूस के बहुत करीब है। क्योंकि आज जो ISSI में एक इवेंट हुआ है उसमें बड़ी बड़ी तादाद में यूरोपियन एम्बेसडर्स ने भी शिरकत की। तो मेरा ये एक कॉन्टेक्स्ट है, इसको कैसे देखते हैं आप? चीमा साहब, देखिए, पाकिस्तान का जहाँ पे डिप्लोमेटिक प्रोफाइल बेहतर हुआ है वो डेफिनेटली हमारे डिप्लोमेटिक एंड्स पे हमारे चैलेंजेस भी बढ़े हैं। रशिया भी हमारे करीब आना चाह रहा है। बहुत पिछले कुछ महीनों में बात हुई कि हम एक जो एशिया स्पेसिफिक ब्लॉक है उसका बड़ा सिग्निफिकेंट हिस्सा है, उसका एक सिग्निफिकेंट मुल्क पाकिस्तान भी है, रशिया है, चाइना है और फिर पाकिस्तान है। आप इसको देखिए कि रशिया ने भी बहुत अच्छा जेस्चर अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई है उसमें बहुत अच्छा जेस्चर एक्सटेंड किया। ख्वाजा आसिफ भी रशिया होके आए और हमारे फ्रीक्वेंट विजिट्स हुए अभी हाल ही में रशिया के साथ, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि अभी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसकी डायरेक्शन, उसकी अप्रोच बहुत अच्छी है। हम अब, और मेरा ख्याल है फील्ड मार्शल भी इस सिलसिले में बात कर चुके हैं कि हमें चाइना और अमेरिका को हैंडल करने का बड़ा अच्छा तजर्बा है। दैट मीन्स कि अब हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके जहन में ये बात है कि हमने चीज़ों को बैलेंस करके चलना है और तमाम ममालिक को ऑन बोर्ड करके चलना है। तो हम, और फिर शायद मेरा अपना ज़ाती ख्याल भी है
मैं अभी 2023 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था। मैं आई वांटेड टू शेयर वेरी क्रिटिकल इंसाइट विद यू सर, कि अब जो एक ग्लोबलाइजेशन है, पहले 15-20 साल उसके बारे में पढ़ा गया, अब पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है कि डी ग्लोबलाइजेशन होती है और रीजनलिज्म की तरफ दुनिया जाती है। तो उसके बेनिफिट्स क्या है, तो उसके बेनिफिट्स पर बात हो रही है, रीजनलिज्म के बेनिफिट्स पे बात हो रही है। मैं इसको इस तरह से ब्रीच करना चाह रहा हूं कि आज के वक्त में हर मुल्क दूसरे मुल्क के साथ अपने बेनिफिट्स को, अपने इंटरेस्ट को लेके चल रहा है, वो किसी दूसरे को कंसीडर ही नहीं कर रहा। उसकी एक और एग्जांपल मैं आपको इस तरह से भी दे सकता हूं कि हमारे रशिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे यूक्रेन के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और हमारे इनके साथ बेलारूस के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और तीनों की सरहदें एक दूसरे के साथ मिलती भी हैं। तो ये पाकिस्तान, इस एतबार से डिप्लोमेटिक मेच्योरिटी जो पाकिस्तान ने शो की है, इसका डेफिनेटली पाकिस्तान को फायदा हुआ है। मेहतला और साहब, शायद अंदर और अंदर की दूसरा- आपके पास क्या रिपोर्ट है? ये जो विजिट है पोलैंड के नायब वजीर आजम का, अंदर क्या बातें हुई हैं? बहुत सरफेस पे तो बहुत सारी बातें मीडिया पे एक आ जाती हैं ना, कि हमने दहशत गर्दी पे बात की, अफगानिस्तान में बात की, गज़ा पे बात की, कश्मीर पे बात की, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की, IT सेक्टर के अंदर, मिनरल्स के अंदर। तो इसके अलावा क्या अंदर की खबर है? अंदर क्या और मामला डिस्कस हुए हैं? देखिए, अंदर मैं ऐसे चाहे बी वेरी कैंडिड, मेरे पास कोई इंसाइट नहीं है वो कि क्या बातचीत हुई है। लेकिन वो देखिए, मरी लेके जाने का पूरी दुनिया में ये ट्रेंड भी होता है, पाकिस्तान भी इसी ट्रेंड को फॉलो करता है। और फिर जो आज की हुकूमत है उसका वो एक तरह से रिजॉर्ट कैपिटल भी है, उसको मरी को कहा जा सकता है। पूरी दुनिया में जो सियासी मकामात होते हैं वहां पे अक्सर इस तरह के डिग्नेटरीज को लेके जाया जाता है। नहीं मेहतला अच्छे साहब, ये एनवायरनमेंट बजा में फरमा रहे हैं, लेकिन इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू भी होगी ना। डॉक्टर चीमा भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर शादिया, कैसे symbolic देखती हैं, कैसे देखती हैं ये मरी में दोनों की फिगर्स को लेके जाना, एक तरफ बेलारूस के सदर को और दूसरी तरफ जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए हैं पोलैंड से, दोनों को मरी ले जाने का क्या आपको समझ आता है लॉजिक? जी, ये बिल्कुल मैं मेहतला साहब की बात से एग्री करूंगी कि ये होता है, आपके रिजॉर्ट्स होते हैं, कंट्री साइड होता है वो। और नवाज शरीफ साहब जो है, शरीफ फैमिली को हमेशा से ये बहुत पसंद रही है जगह। तो उनका एक हेडक्वार्टर भी है, वो इसको अपना एज अ रिजॉर्ट यूज करते हैं, बड़ी मोहब्बत है उनको। तो इसमें कोई खास, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है कि आप वहां पे जाके लोगों को ये जो भी डिग्नेटरी हैं आप उनको दिखाएं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी कंट्री साइड पे ले जाएं, किसी फार्म हाउस में ले जाएं, किसी बीच हाउस पे। तो ये सब हुकूमतों के पास होते हैं। इससे डॉक्टर ज्यादा कमर मुझे नहीं चीमा लगता साहब कि असल में मेरे ख्याल में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसी लेवल पे हमने डील किया है पोलैंड के नायब वजीर आजम को, जिस लेवल पे हमने बेलारूस के प्रेसिडेंट को डील किया, यानी सिग्नलिंग देना है। यानी उनका कहने का मकसद ये था मेरे ख्याल में कि हमारा फ्यूचर जो है वो ग्लोबल साउथ में ही है, वो चाइना के साथ ही है। और चाइना और रशिया का जो आपस का रिश्ता है वो आने वाले वक्तों में मजबूत ही होना है, वो कम नहीं होना है। तो अब जो अपनी आपस की बायलेटरल प्रॉब्लम्स हैं, या जो रूसोफोबिया है, जो यूरोप का रूस के खिलाफ जो वॉर मॉन्गरिंग है, या वो उसकी बाल्कनाइजेशन करना चाहते हैं, या जो भी उनका प्रॉब्लम है, वो फिर उनका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है। वो किसी और से ये एक्सपेक्ट करें या किसी और को इस बात के लिए बुली करें, तो वो थोड़ा सा हर किसी को ये समझ में आ गया है। लेकिन जहां तक फिर इसी को आप तनाजुर में देखें इंडिया के, फिर आप ये इस पे आप काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि फिर इंडिया के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इंडिया के साथ रशिया के हवाले से नहीं हो रहा। और आप बेहतर इस बात को समझ सकते होंगे कि इंडिया जो है वो जो वहां से ऑयल ले रहा है, वो स्मगलिंग किसी और वाया से जो है वो हो रही है, वो प्रॉब्लम कुछ और है। अच्छा, वो अगर वहां से हम क्रूड ऑयल नहीं लेता तो पूरी रिसेशन हो जाएगी ब्रॉडर वेस्ट के अंदर। वही ऑयल है जो कि यहाँ पे डॉक्टर शादिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं बीच में आपकी बात को रोकूं, बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रही हैं, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो ग्लोबल इकॉनमी में रिसेशन का ख़तरा है अगर भारत ऑयल नहीं लेता रशिया से। इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे बेलारूस और पोलैंड के साथ ताल्लुकात में। बल्कि
एक और इम्पॉर्टेंट भी खबर आ रही है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी थी डॉक्टर शाजिया चीमा। वो फरमा रही थी कि अगर भारत नहीं लेता तेल रशिया से तो यूरोप को ये ख़तरा है कि उनकी इकॉनमी में रिसेशन आने का ख़तरा है। पहले ही उनकी इकॉनमी एक तकोदो के अंदर नज़र आ रही है जब से यूक्रेन की जंग का आगाज़ हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट जो खबर आ रही है, नेटो का एक मुल्क है जिसका नाम है रोमानिया। अगेन ईस्टर्न यूरोप से इनका ताल्लुक है और रोमानिया ने पाकिस्तान एयरफोर्स से रब्ता किया है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि उनके पायलट्स को ट्रेन करें और उनके टेक्निकल स्टाफ को भी ट्रेन करें। ये एक तरफ एजाज़ तो है, लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है भारत के साथ क्राइसिस में, उसने पाकिस्तान के न फ़कत ये कि डिप्लोमेटिक स्टेचर को बुलंद किया है, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी को मनवाया है, उसके साथ साथ नए एवेन्यूज़ खुले हैं जहां पाकिस्तान ट्रेनिंग के हवाले से, अपने हथियार बेचने के हवाले से जो है वो काम कर सकता है। इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये रोमानिया की हुकूमत ने भी रब्ता किया है पाकिस्तानी एयरफोर्स से कि उनके पायलट्स को ट्रेन करें। एक तरफ पोलैंड के वज़ीर आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं, नायब वज़ीर आज़म, दूसरी तरफ रोमानिया की हुकूमत रब्ता कर रही है, तो ये डेवलपमेंट बड़ी पॉजिटिव है। मेरा ख्याल है नए रास्ते खुल रहे हैं। क्या कहेंगे आप डॉक्टर चीमा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल है वो बड़ी है। ये जो साल है 2025 का, ये साल है ईयर ऑफ रिसर्जेंस ऑफ पाकिस्तान। तो आप देखें कि दुनिया जो है वो आपको, देखिए डॉक्टर साहब, सीधी सी बात है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो अफवाज है ना, वो जामन है पाकिस्तान की सिक्योरिटी की, और वही पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज के ऊपर अहमियत दिलवाती हैं। और मैं समझता हूँ ये देखें, ये फौज थी 2019 में भी, 20, 21, 22, 23 में भी यही थी, और 25 में भी यही है। तो सवाल ये है कि आपने हाउ यू मैनेज्ड टू मेन स्ट्रीम, या आप किस तरह चीज़ों को मैनेज कर सके कि आपने अपनी फौज को इंटरनेशनली किस तरह सामने आई है कि रोमानिया भी ये चाहता है, अमेरिकन के साथ भी एयर चीफ गए थे, मुलाकातें हुई, चाइना के साथ भी हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है जो रोमानियंस ने शो किया। और इसके बाद बहुत सारे और मुल्क हैं, जैसे चीन है, उनके साथ तो हमारा ऑलरेडी बड़ा लंबा पार्टनरशिप है। उसके बाद तुर्की के साथ है डॉक्टर साहब। उसके बाद अजरबैजान में पाकिस्तान जो है वो उनको जहाज़ भी बेच रहा है। और भी डॉक्टर साहब वेस्टर्न, इवन के साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना जो था वो इंटरेस्टेड था पाकिस्तान के JF-17 थंडर के लिए, लेकिन उसमें कोई मुश्किलात पैदा हो गई। इंडिया आपको पता बड़ी भागदौड़ करता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये रेलिवेंस ना बढ़ जाए। तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो जिस तरह ऑपरेट किया, तो वो समझते हैं कि ये हमें, अभी आप देखिएगा इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ये ममालिक भी ये सामने आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है इस सेंस अच्छा, में। वैसे डॉक्टर कमर चीमा डॉक्टर शाजिया से भी पूछ लेते हैं। डॉक्टर शाजिया, अमूमन ना पाकिस्तान के मीडिया में जो ताल्लुकात पाकिस्तान के डिस्कस होते हैं वो नॉर्थ अमेरिका के हवाले से होते हैं, साउथ अमेरिका को हम इग्नोर कर लेते हैं, वेस्टर्न यूरोप हमारे हमेशा फोकस पे रहता है, ईस्टर्न यूरोप को हम अलटुगेदर निगलेक्ट कर लेते हैं। मैक्सिमम अगर आप चली जाएं अरब वर्ल्ड में तो हम गल्फ़ को डिस्कस कर लेते हैं और बाकी अरब वर्ल्ड या अफ्रीका को हम घास ही नहीं डालते। हालांकि ये बड़े इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि ईस्टर्न यूरोप के ममालिक भी पाकिस्तान के साथ राब्ते में आ रहे हैं, जिस तरह पोलैंड और आर्मीनिया का मैंने जिक्र किया। इस डेवलपमेंट को आप किस एंगल से देखेंगी डॉक्टर साहिबा? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। ये हमने, हमारी बहुत बड़ी, आप इसे कोताही समझें या गलती समझें, हमने ईस्टर्न यूरोप जो है उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी, उसमें एक वैक्यूम छोड़ा जो कि फिर इंडिया ने उसको बहुत बुरे तरीके से फिर उसे फिल किया है, जो कि आपको वहाँ फील होता है कि उनका कितना जो है वहाँ पे वो होल्ड है। तो अब हुआ ये है कि जैसे ही पाकिस्तान जो है वो एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजर की तौर पे रीजन में आया है, उसकी एग्जीबिशन जो है उसकी हुई है कि वो क्या कैपेसिटी रखता है, क्या कैपेबिलिटी रखता है, तो फिर इन कंट्रीज ने खुद जो है वो हमारी तरफ आना शुरू किया है। तो हमें अब इस वक्त चाहिए ये कि हम इसको 100% जो है इसको
चीज़ों को जो है मटीरियलाइज करें, कमोडिफाई करें, और इनका जितना भी हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई गैप जो है वो ना छोड़ें। क्योंकि ये कंट्रीज जो हैं, एक तो खुद यूरोप के अंदर भी इनकी ऑटोनॉमी जो है वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज्ड होती है, इनको हर फैसला ब्रसल से करवाना पड़ता है, और अगर ये कोई इस तरह का फैसला करने की जुर्रत कर लें और इस तरह का कोई स्टेप ले लें तो फिर इनको बहुत, आपको 100% इनको सपोर्ट देनी चाहिए इनको। और पाकिस्तान के हवाले से आप देखें, पाकिस्तान, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान से वही डिफेंस एग्रीमेंट जो हैं वो डिफेंस के प्रोडक्शन के एग्रीमेंट हो रहे हैं, तो वो इतनी ये एक ऐसी बात है जो कि हम, बहरहाल हमें एक आदत है, हम अपने मीडिया पे इस तरह की बात खुल के आप देखते होंगे वो भी नहीं रही होती है। हमें स्टेट बैशिंग जो है हमारा फेवरेट वो भी है, टाइम पास भी है। तो अफ्रीका में भी जो है, साहिल के कंट्रीज भी जो हैं वो भी हमसे जो है वो ये खरीद रहे हैं, जो हमारी जो डिफेंस की प्रोडक्शन है वो हमसे खरीद रहे हैं। और बाकी गल्फ के साथ तो हमारा है ही, फिर अभी आजकल में ही कतर के साथ जो है हमारी वहाँ पे मिनिस्ट्रियल जो एक समिट हो रहा है जिसमें हमने और MOU साइन किए, उससे पहले सऊदी अरेबिया के साथ हुए हैं। तो ये तो खैर हमारा, हम इन रीजन्स में तो हम ऑलरेडी हैं। ये आपने अफ्रीका वाली बड़ी अहम बात की है। शायद मितला साहब, हमारे पास आखिरी 1 मिनट रह गया है, क्या कहेंगे, ये जो ईस्टर्न यूरोप से भी रवाबित हमारे बढ़ना शुरू हो गए हैं, आपको लगता है इक्वली हमें अब अफ्रीका और साउथ अमेरिका भी तवज्जो देनी होगी, न फ़कत ये कि नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट और वेस्टर्न यूरोप को ही हम देखते रहेंगे? देखिए, वेस्टर्न यूरोप ने पाकिस्तान को कभी भी उस तरह से बेल आउट नहीं किया है। जैसे जो पहले कॉन्टेक्स्ट में भी अगर बात की जाए, जिस तरह से पहला रूस बेल आउट पाकिस्तान को करता रहा है, इसी तरह से बाकी ममालिक भी करते रहे हैं। तो हमारी डेफिनेटली प्रायोरिटी तो होनी चाहिए थी, वो तमाम रीजन्स होने चाहिए थे जो भारत की दस्तरस में नहीं थे या इजीली एक्सेसिबल हो सकते थे। उसमें यूरोप भी आता है, ईस्टर्न यूरोप भी आता है। रोमानिया तो खुद अब शेंजन में 1 जनवरी 2025 में बुल्गारिया, क्रोएशिया और ये 4 ममालिक शेंजन में चले गए हुए हैं। हमारा जो डॉक्टर साहब, हमारा जो भाई 2025 के बाद जो मिलिट्री प्रोफाइल बेहतर हुआ है, अपग्रेड हुआ है, उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। एक चीज आप इंटरनेशनलिस्ट हैं, नोट की होगी कि पिछले 30-40 साल तमाम ममालिक, तमाम रीजन जो है ग्लोबल लेवल पे एक इकोनॉमिक आउटरीच की कैंपेन थी, जो पिछले 2-3 साल में जो वॉर्स की वजह से मुख्तलिफ रीजन्स में जब वॉर हुई है तो अब वो डिफेंस आउटरीच में कन्वर्ट हो गया है। वो जो एक एफर्ट की ड्रिल थी, अब एक डिफेंस आउटरीच की ड्रिल हो रही है जो कि तमाम ममालिक की जानिब से की जा रही है। खासतौर पर ये जो 2-3 जंगें हुई हैं, अजरबैजान अर्मेनिया की जंग हुई है और अर्मीनिया की जंग हुई है, फिर यूक्रेन और यूरोप की जंग हुई है, फिर इसी तरह से जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन और रशिया की जंग में यूरोप को उस तरह से बेल आउट नहीं किया, बल्कि जर्मन के जो प्राइम चांसलर हैं उनका भी कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट आया हुआ था कि यूरोप को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए फ्यूचर में अमेरिका। मैं बड़ा मशकूर हूँ डॉक्टर शाजिया चीमा आपका, आपने यूरोप से हमें ज्वाइन किया। शाहिद मैतला साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मेरे को होस्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।